बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर का लास्ट लेक्चर बेटा आज हमारा। और इस लेक्चर में हमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, विद्युत ऋणता। क्या पढ़ना है बच्चों? विद्युत ऋणता के बारे में पढ़ना है। ये लास्ट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं मैं आपके लिए आज फिर। चलिए तो आइए, सबसे पहले आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा है बेटा? विद्युत ऋणता। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। चलिए तो क्या होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? तो पहले मैं परिभाषा लिख लेता हूं बच्चों। बंधित इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणता कहते हैं। ठीक है बेटा, विद्युत ऋणता का मतलब क्या है? बंधित इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणता कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, मान लीजिए मैंने दो परमाणुओं को एक बंध द्वारा बंधित कर दिया। क्या किया बच्चों? मैंने ए और बी दो परमाणुओं को एक बंध द्वारा मैंने बंधित कर रखा है। बंध के अंदर बच्चों सदैव क्या होते हैं? बंध के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बंध का मतलब इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना रखा, एक बंध बना रखा है। तो एकल बंध जब भी बनेगा बेटा तो ध्यान रखना, एकल बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एकल बंध का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। तो एकल बंध जब भी दिखे आपको, एकल बंध मतलब कि एक बंध, एकल बंध बोलो या एक बंध बोलो, एक ही बात है। तो जब भी आपको एक बंध दिखाई दे, एकल बंध दिखाई दे, तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। क्लियर? तो बेटा ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं बेटा बंध के इलेक्ट्रॉन। इनको हम बोलते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन बेटा? बंधित इलेक्ट्रॉन। बंधित इलेक्ट्रॉन का मतलब है बंध के निर्माण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। इस बंध के निर्माण में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं बेटा? इस बंध के निर्माण में दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर बंध के ये हैं दो इलेक्ट्रॉन। तो बंधित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, बंधित इलेक्ट्रॉन का मतलब बंध के निर्माण में जो दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। उन इलेक्ट्रॉन को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो यदि ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित हो जाएं, तो इसे उस परमाणु की विद्युत ऋणता कहते हैं। तो विद्युत ऋणता का मतलब है बंध के इलेक्ट्रॉन को किसी एक परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को बेटा विद्युत ऋणता कहते हैं। या हो सकता है कि बी द्वारा आकर्षित ना करके ये ए द्वारा आकर्षित की जाए। यदि बंध के इलेक्ट्रॉनों को ए परमाणु अपनी ओर आकर्षित करता है तो इसे ए की विद्युत ऋणता कहा जाता है। मतलब कि ए की विद्युत ऋणता बी से ज्यादा है। जो भी परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा वही कहलाएगी उस परमाणु की विद्युत ऋणता। ऐसा समझो, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। मान लो मदर फादर, माता पिता। अब मान लो माता पिता के बीच में यहाँ पे उनका बच्चा छोटा सा,
माता पिता, और माता पिता के बीच में उनका क्या, छोटा बेबी, छोटा बच्चा। तो माता और पिता द्वारा इस बच्चे को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करने की क्षमता, इसी को हम बोलते हैं बेटा विद्युत ऋणता। तो ये भैया माता पिता है, ये माता है और ये पिता है, और माता पिता के बीच में उनके ये दो बच्चे हैं। तो मान लो माता जी ने बच्चों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करके रखा है, तो फिर ये माता की विद्युत ऋणता ज्यादा हो जाएगी। तो विद्युत ऋणता का मतलब ये समझ लो कि भैया इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता, ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। यदि ए ने बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित ज्यादा किया है तो ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है, और बी वाले ने बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित किया है तो बी की विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना, ए द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना, तो ए की विद्युत ऋणता ज्यादा हो जाएगी, और बी द्वारा बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना, तो बी की विद्युत ऋणता ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया? अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, किसकी विद्युत ऋणता कम होती है, कैसे पता चलेगा? चलो तो अब हम देखेंगे बेटा विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। विद्युत ऋणता को शॉर्ट में हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए द्वारा बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना, बी द्वारा बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, ए द्वारा बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, और बी द्वारा बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। ए और बी द्वारा बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है उसे हम बोलते हैं बेटा विद्युत ऋणता। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, इस छोटे से बच्चे को माँ अपने पास रखना चाहती है, तो माँ द्वारा आकर्षित करने की क्षमता। या मान लो पिताजी हैं, छोटे से बच्चे को पिताजी बोल रहे नहीं बच्चा मेरे पास रहेगा, तो बच्चे को माँ भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और पिताजी भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो माँ पिताजी द्वारा बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही विद्युत ऋणता है। तो ऐसे समझ लो, ये माता है, ये पिता है, माता पिता द्वारा बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है उसको हम बोलते हैं विद्युत ऋणता। ऐसे समझो। चलिए, ये विद्युत ऋणता जो होती है बच्चा, इसको प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है? अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, विद्युत ऋणता की इकाई क्या होती है? विद्युत ऋणता एक मात्रक विहीन गुणधर्म है। ये मात्रक विहीन गुणधर्म है बेटा। विद्युत ऋणता क्या है? मात्रक विहीन गुणधर्म। विद्युत ऋणता क्या है बेटा? मात्रक विहीन गुणधर्म है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। विद्युत ऋणता का कोई मात्रक नहीं होता। जैसे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में निकलने वाली ऊर्जा, होने वाला ऊर्जा परिवर्तन। ऊर्जा जहां पे आती है वहां पे इकाई क्या होती है? जूल होती है। लेकिन यहाँ पे गौर करें, यहाँ कहीं पर भी ऊर्जा शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसकी परिभाषा में बेटा ध्यान से देखो, इसकी परिभाषा में कहीं पर भी ऊर्जा शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। देखो कहीं पर भी ऊर्जा दिख रहा है क्या आपको? कहीं पर भी ऊर्जा शब्द आपको दिखाई दे रहा है क्या? इसकी परिभाषा में कहीं पर भी ऊर्जा शब्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि इसकी कोई इकाई नहीं है। इसकी कोई ना तो ऊर्जा वाली इकाई है, ना मीटर वाली इकाई होगी, ना द्रव्यमान, कोई इकाई नहीं होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंदर ऊर्जा की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में प्रवेश करवाने के लिए जो ऊर्जा परिवर्तन होता है, ऊर्जा परिवर्तन होता है, ऊर्जा, वहां पे ऊर्जा शब्द आता है, इसीलिए वहां पे जो इकाई होती है वो ऊर्जा वाली होती है। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता की इकाई होती है, विद्युत ऋणता की इकाई नहीं होती। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, विद्युत ऋणता की इकाई नहीं होती। समझ में आया?
विद्युत ऋणता की इकाई नहीं होती। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर? विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती। चले, अब विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक। चले, उसमें सबसे पहला कारक है जेड इफेक्टिव। सबसे पहला कारक क्या है? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब हम क्या लिखते हैं बच्चा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या लिखते हैं बेटा इसको हम? प्रभावी नाभिकीय आवेश। विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश की क्या होती है बेटा? समानुपाती। विद्युत ऋणता जो है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के समानुपाती होती है। आवर्त सारणी में यदि एक आवर्त में बात की जाए, विद्युत ऋणता के लिए अगर हम बात करें तो आवर्त सारणी के अंदर एक समान आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यदि मैं आवर्त सारणी में आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाता हूं तो बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव का मान क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है। और अगर जेड इफेक्टिव का मान ज्यादा होगा तो विद्युत ऋणता क्या होगी? विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। तो चूंकि जेड इफेक्टिव का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, इसीलिए विद्युत ऋणता बढ़ती है। क्या होती है बेटा? विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो यदि आवर्त सारणी में एक समान आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है और विद्युत ऋणता बढ़ती है। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला? इसका मतलब निष्कर्ष निकला, यदि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हो, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ये निष्कर्ष निकला। तो ये है आपका निष्कर्ष। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है। यदि बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है तो विद्युत ऋणता निश्चित तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि विद्युत ऋणता जेड इफेक्टिव के समानुपाती। चलिए अब बात करते हैं दूसरा। परमाणु का आकार, या आप बोल सकते हो बाहरी कोश की संख्या। ठीक है, परमाणु का आकार या बाहरी कोश की संख्या। विद्युत ऋणता जो होती है बच्चों, ये विद्युत ऋणता परमाणु के आकार या बाहरी कोश की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विद्युत ऋणता जो होती है वो परमाणु के आकार और बाहरी कोश की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये ध्यान रखना है बेटा। तो विद्युत ऋणता परमाणु के आकार और बाहरी कोश की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे कि उदाहरण, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यदि एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो बाहरी कोश की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बाहरी कोश 3 है, यहाँ पे बाहरी कोश 4 है, यहाँ बाहरी कोश 5 है, यहाँ बाहरी कोश 6 है। बाहरी कोश की संख्या का मान लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम और रुबिडियम से सीजियम की तरफ बढ़ता है। अगर परमाणु के आकार की बात करें तो परमाणु का आकार भी लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम में बढ़ता है। तो परमाणु का आकार बढ़ता है, बाहरी कोश की संख्या बढ़ती है, इसलिए विद्युत ऋणता जो होगी वो विद्युत ऋणता घटेगी। तो लिथियम से कम सोडियम, सोडियम से कम पोटेशियम, पोटेशियम से कम रुबिडियम, रुबिडियम से कम सीजियम। ये हो जाएगा भैया विद्युत ऋणता का क्रम। तो ये बेटा आंसर आएगा। समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर? जैसे जैसे बाहरी कोश की संख्या बढ़ेगी
या परमाणु का आकार बढ़ेगा, विद्युत ऋणता घटेगी। तो भैया लिथियम से सोडियम में कम, सोडियम से पोटेशियम में कम, पोटेशियम से रुबिडियम में कम, रुबिडियम से सीजियम में कम, घटती जाएगी। तो ये बच्चों परमाणु के आकार या बाहरी कोश की संख्या पर विद्युत ऋणता पर इनका प्रभाव है। चल अब बच्चों बात करते हैं, इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला? इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला बेटा? इसका मतलब यहां से निष्कर्ष क्या निकला, कौन बताएगा? इसका मतलब यहां से निष्कर्ष निकला, इसका मतलब यहां से निकला निष्कर्ष वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में सबसे ऊपर कौन आता है? लिथियम, लिथियम से नीचे कौन आता है? सोडियम, सोडियम से नीचे कौन आता है? पोटेशियम, पोटेशियम से नीचे कौन आता है? रुबिडियम, रुबिडियम से नीचे कौन आता है? सीजियम। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता क्या होती है? विद्युत ऋणता घटती है। क्या होती है बेटा? विद्युत ऋणता घटती। तो ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है, ये बेटा आपको ध्यान रखना। एक तीसरा कारक और होता है बेटा जिसका नाम है संकरण, लेकिन वो कारक मैं आपको बताऊंगा जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे वहां पे आपको मैं इसका तीसरा कारक भी बेटा बताने वाला हूं, ठीक है। चल तो ये है कुछ इस तरह की बातें, ठीक है। चल अब आते हैं बच्चों इसमें आगे के गुणधर्मों पर। चलो विद्युत ऋणता को मापा कैसे जाता है, ठीक है। विद्युत ऋणता को कैसे मापते हैं? देखो सबसे पहले तत्वों की विद्युत ऋणता को पॉलिग नामक व्यक्ति ने समझाया था। सबसे पहले तत्वों की विद्युत ऋणता के बारे में पॉलिंग नामक व्यक्ति ने समझाया। पॉलिंग नामक व्यक्ति ने क्या किया? सभी तत्वों की विद्युत ऋणताओं के किसी ना किसी गणना द्वारा मान निकाले। इसने क्या किया? पॉलिग मापक्रम दिया। तत्वों की विद्युत ऋणता को बताने के लिए एक पॉलिग मापक्रम का इस्तेमाल किया। इस पॉलिग मापक्रम के हिसाब से सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है बच्चों फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता इस पॉलिग मापक्रम के हिसाब से सर्वाधिक विद्युत ऋणता संपूर्ण आवर्त सारणी में किसकी है? फ्लोरीन की। फ्लोरीन की सर्वाधिक विद्युत ऋणता संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की है। कितनी है बच्चों? याद रखना 4.0। तो पॉलिग स्केल के आधार पर फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है 4.0। अब ये 4.0 कहां से आया? इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। 4.0 कहां से आया इसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा। ये अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। ये कैसे ज्ञात करते हैं विद्युत ऋणता वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 4.0 कहां से आया बेटा इसकी अब हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। 4.0 ऑक्सीजन की होती है बेटा 3.5, तो फ्लोरीन से 0.5 कम होती है ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से 0.5 कम होती है, 0.5 कम होती है। कार्बन की नाइट्रोजन से 0.5 कम होती है, 0.5 कम होती है। बोरोन की कार्बन से 0.5 कम होती है, 0.5 कम होती है। बेरिलियम की बोरोन से 0.5 कम होती है और बेरिलियम से लिथियम की 0.5 कम होती है। याद रखने का तरीका है फ्लोरीन से जैसे जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम, लिथियम की ओर जाओगे 0.5 कम होती जाएगी। तो इस तरफ जाने पर विद्युत ऋणता का मान 0.5 से घटता है, 0.5 मान से घटता है। इन दोनों के बीच में 0.5 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 0.5 का अंतर है, इन दोनों के बीच में गौर करो 0.5 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 0.5 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 0.5 का अंतर है और इन दोनों के बीच में 0.5 का अंतर है। केवल बेटा आप फ्लोरीन की याद कर लो। फ्लोरीन की पॉलिग स्केल पे 4.0 होती है विद्युत ऋणता, बस ये याद कर लो। अगर आपको फ्लोरीन की याद है तो इस वाले लाइन में आने वाले सारे तत्वों की विद्युत ऋणता याद हो जाएगी। चलो अब बात करते हैं ऊपर से नीचे की। जब ऊपर से नीचे आओगे तो 1 का अंतर है बेटा। कितने का? 1 का अंतर है। यहाँ पे 4.0 से 3.0, यहाँ पे 3.5 से 2.5, फिर से 1 का अंतर है, 1 का अंतर। यहाँ पे 3.0 से 2.1,
लगभग लगभग एक का अंतर है, लगभग एक का अंतर है, ठीक है। इसमें एक का अंतर नहीं, ध्यान रखना, इसमें एक का अंतर नहीं, ध्यान रखना। तो इनके बीच में एक का अंतर होता है, इनके बीच में एक का अंतर, इसमें भी लगभग लगभग एक का अंतर। चलो फिर उसके बाद कुछ विद्युत ऋणताएं जो है उनको याद रखने का तरीका ये है, नाइट्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता बराबर होती 3.0 3.0। नाइट्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की विद्युत ऋणता 3.0 3.0। यहां से यहां जाओगे 0.5 कम करोगे 3.0 आ जाएगी, और यहां से यहां जाओगे 1 से कम करोगे 3.0 आ जाएगी। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता समान होती है बेटा, क्या होती है? समान। इसी तरह से कार्बन, सल्फर और आयोडीन इनकी विद्युत ऋणता समान होती है। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन इनकी विद्युत ऋणता समान होती है 3.0। कार्बन, सल्फर, आयोडीन इनकी विद्युत ऋणता समान होती है 2.5। फास्फोरस, हाइड्रोजन इनकी विद्युत ऋणता समान होती है 2.1। याद रखना बेटा, विद्युत ऋणता को याद रखने का तरीका, नाइट्रोजन क्लोरीन की 3.0, कार्बन सल्फर की 2.5। अगर आपको कार्बन की याद है तो सल्फर और आयोडीन की उसके बराबर है, ध्यान रखना। यदि आपको हाइड्रोजन की पता है 2.1 तो फास्फोरस की बराबर। यदि आपको बेरिलियम की 1.5 याद है तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की विद्युत ऋणता क्या है? समान। ऐसे याद रखना, बेरिलियम और एल्यूमिनियम इनकी विद्युत ऋणता क्या है बच्चों? 1.5, समान समान। इसी प्रकार से पोटेशियम और रुबिडियम इनकी विद्युत ऋणता क्या है बच्चा? समान, 0.8। सीजियम और फ्रेंसियम इनकी विद्युत ऋणता भी बच्चों क्या है? समान, 0.7। ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ विद्युत ऋणता के मान है, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की, ये जरूर याद रखें। और ये कितनी होती है बेटा? ये 4.0 होती है, ये ध्यान रखें। चलिए अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये मान आए कहां से? अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो वैल्यू है 3.0, 4.0, 2.5, 2.5 ये आई कहां से? ये वैल्यू कहां से आई? चलो तो इन वैल्यू को देखने के लिए हमारे पास कुछ मेजरमेंट है। ये वैल्यू कहां से आई उसके लिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने मूलिकन मापक्रम दिया। मूलिकन मापक्रम, मूलिकन के अनुसार किसी भी तत्व की विद्युत ऋणता जो होती है वो आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव, इन दोनों का क्या होती है? औसत होती है। ध्यान रखना, किसी भी तत्व की विद्युत ऋणता मूलिकन नामक वैज्ञानिक के आधार पर आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता इसका औसत होती है। आयनन विभव का मतलब और कुछ नहीं, आयनन ऊर्जा से ही है। आयनन विभव का मतलब है आयनन ऊर्जा। आयनन विभव को आप आयनन ऊर्जा बिल्कुल बोल सकते हो। तो आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन दोनों का औसत ले लो, तत्व की क्या आ जाएगी? मूलिकन पैमाने पर विद्युत ऋणता। किसी भी तत्व की मूलिकन पैमाने पर विद्युत ऋणता जो है, किसी भी तत्व की मूलिकन पैमाने पर विद्युत ऋणता, तत्व की मूलिकन पैमाने पर विद्युत ऋणता उस तत्व की आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का औसत होती है। और पॉलिग ने क्या किया? पॉलिग ने क्या किया? पॉलिग ने मूलिकन ने जो स्केल बनाया था उसका 2.8 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2.8 कर दिया, यही हो जाएगी पॉलिग स्केल पर विद्युत ऋणता। तो बच्चों जो पॉलिग स्केल पर जो विद्युत ऋणता है ना, फ्लोरीन की पॉलिग स्केल पर जो विद्युत ऋणता प्राप्त हुई है, ये कैसे प्राप्त हुई है? ये कुछ इस तरह से प्राप्त हुई है। फ्लोरीन की जो मूलिकन स्केल पर जो विद्युत ऋणता है ना, उसमें 2.8 का भाग लगा दिया। तो सबसे पहले पॉलिग ने क्या किया? मूलिकन स्केल पर जो भी विद्युत ऋणताएं हैं, मूलिकन स्केल पर जो भी विद्युत ऋणता प्राप्त होती है उसका 2.8 कर दिया, तो आंसर उसको क्या मिला? 4.0। फ्लोरीन के लिए वो आंसर मिला
4.0। तो फ्लोरीन के लिए 4.0 कहां से आया? फ्लोरीन के लिए जो मूलिकन स्केल पर विद्युत ऋणता है उसमें 2.8 का भाग लगा दिया। फ्लोरीन के लिए मूलिकन स्केल पर विद्युत ऋणता कैसे आई? उसकी आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन घनत्व का औसत ले लिया बेटा, इस तरीके से नहीं। तो XP का मतलब होता है पॉलिक स्केल पर विद्युत ऋणता और XM का मतलब है मूलिकन के द्वारा दी गई विद्युत ऋणता। चल अब बात करते आगे की। यदि आयनन विभव, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया हो तो मूलिकन द्वारा पॉलिक मापक्रम पर विद्युत ऋणता ये होगी, मूलिकन स्केल पर विद्युत ऋणता जो होगी वो आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता का जोड़ करके 5.6 का भाग लगा दो। यदि आप ऐसा करते हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको कब लगाना है? जब इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा दोनों का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो। यदि आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों का मान यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है बेटा, और इस फॉर्मूले के आधार पर आपको मूलिकन स्केल पर विद्युत ऋणता निकालनी। यदि आपको आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणता का मान किलो कैलोरी पर मोल में दिया गया हो, किसमें दिया गया हो? किलो कैलोरी पर मोल में दिया गया हो, किलो कैलोरी पर मोल में दिया गया हो, तो आपको आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता में 2 × 62.5 का भाग लगाना है, ये ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला है बेटा अलग अलग जो कि हमको ध्यान रखना है। चल ये सारी बातें हो गई, ये हो गया बेटा विद्युत ऋणता। अब हम आते हैं बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, और वो टॉपिक है ऑक्साइडों की प्रकृति। किसकी प्रकृति बेटा? ऑक्साइडों की प्रकृति। ऑक्साइडों की प्रकृति हमको पढ़नी है। ऑक्साइड अलग अलग प्रकृति के होते हैं। सबसे पहले ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड क्या होते हैं, चलिए उसकी हम बात करें। ठीक है, अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड होते हैं अधातुओं के ऑक्साइड, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड का मतलब है वे ऑक्साइड जो जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाते हैं। वे ऑक्साइड जो जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाते हैं। वे ऑक्साइड जो जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाते हैं। अब इसकी पहचान करने का तरीका क्या है? कौन से ऑक्साइड जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, अधातु के ऑक्साइड जितने भी हैं वो सारे जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाते हैं। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण, कार्बन एक अधातु है। कार्बन का ऑक्साइड CO2 जो होता है ये अधातु का ऑक्साइड है, और अगर इसको आप जल में घोलते हो, जल में घोलने पर ये क्या बनाएगा? H2। हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2। कार्बन कितना है? कार्बन 1। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 3। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। तो भैया अधातुओं के ऑक्साइड को पानी में घोलने पर जो विलयन बनता है वो अम्लीय होता है। देखो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल, अम्लीय विलयन होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं क्योंकि पानी में घोलने पर ये अम्लीय विलयन बनाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अम्लीय ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड वे हैं जो जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। अधातु के जितने भी ऑक्साइड है सारे क्या है बच्चों? अम्लीय ऑक्साइड। जैसे कि मान लो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्या है? अधातु, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड। P2O5, फास्फोरस क्या है? फास्फोरस अधातु है, अधातु का ऑक्साइड। N2O5, नाइट्रोजन क्या है? अधातु, अधातु का ऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे बोल सकते हो सल्फर हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद में आप यहाँ लिख सकते हो
NO2। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन भी क्या है? अधातु। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा? अम्लीय होते हैं। चल दूसरा, नेक्स्ट क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड क्या होते हैं? चलिए इनको हम देखते हैं। वे ऑक्साइड जो जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाते हैं। वे ऑक्साइड जो जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाते हैं। अच्छा, अब इनकी पहचान का तरीका क्या है? इनकी पहचान का तरीका क्या है? जितने भी धातु के ऑक्साइड है ना बेटा, सभी धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कि उदाहरण Na2 धातु का ऑक्साइड, सोडियम धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु है, धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। K2O पोटेशियम ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। यहाँ पे आप समझ सकते हो, जैसे मैं धातु के ऑक्साइड को जल में मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्षारीय हाइड्रोक्साइड मिलेगा। इसको संतुलित करेंगे तो सोडियम 2 है, तो अगर मैं यहाँ 2 लिख दूं तो ये ठीक है, 2 हो गया, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ऐसे हो जाएगा। तो ये बच्चों क्षार का निर्माण करते हैं। NaOH, NaOH को हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बेटा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। जितने भी सोडा होते हैं ना बेटा, सोडा, ये सोडा सारे क्या होते हैं बच्चों? प्रकृति में क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्षार क्या होते हैं? अम्ल और क्षार क्या होते हैं? अम्ल और क्षार क्या होते हैं? अम्ल वे होते हैं जो कि जलीय विलयन में क्या देते हैं? जलीय विलयन में H+ क्या देते हैं बेटा? H+ देते हैं। तो ये ऐसे, ये पानी के अंदर H+ देता है बेटा। ये पानी के अंदर क्या देता है? H+ का निर्माण करता है, पानी के अंदर H+ देता है बेटा। इसी प्रकार से Na2 और वाटर के अंदर ये मिला है, तो ये पानी के अंदर क्या देता है? ये पानी के अंदर OH- देता है। आपने 10वीं कक्षा तक पढ़ा होगा, यदि कोई पदार्थ पानी के अंदर OH- देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्षारीय बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। एक होता है बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या होता है बेटा? उभयधर्मी ऑक्साइड, इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एक होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, एक होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड वह ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते, दोनों की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते, दोनों की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इनकी पहचान का तरीका क्या है? इनको पहचानने का तरीका है, पहचान का तरीका क्या है? सामान्यतया उपधातुओं के ऑक्साइड, उपधातु के ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी होते हैं। सामान्यतया उपधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। जैसे कि उदाहरण SiO2 सिलिकन। उपधातु कौन है? सिलिकन। सिलिकन क्या है? सिलिकन एक उपधातु। उपधातु का ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी। GeO2 उपधातु का ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी। आर्सेनिक, आर्सेनिक भी क्या है? आर्सेनिक भी एक उपधातु है।
S2O3। इसी तरह से एक होता है Al2O3। एल्यूमिनियम धातु है लेकिन उसका ऑक्साइड उभयधर्मी, याद रखना बेटा। तो सिलिकॉन उपधातु है, जर्मेनियम उपधातु है, आर्सेनिक उपधातु है, एल्यूमिनियम धातु होता है लेकिन उसका ऑक्साइड क्या है बेटा, उभयधर्मी। ये बहुत खास है, ये ध्यान, ठीक है। चलो इसी क्रम में एक होता है बेटा उदासीन ऑक्साइड। क्या होता है बेटा एक उदासीन ऑक्साइड? 50। वह ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार किसी से भी क्रिया नहीं करते। उदासीन ऑक्साइड किसे बोलते हैं? वे ऑक्साइड जो अम्लीय क्षार किससे भी क्रिया नहीं करते, जैसे कि उदाहरण N2O नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड आदि आदि। ये सब क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड बेटा। क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये ना तो अम्ल ना क्षार किसी से भी क्रिया नहीं करते, ये उदासीन ऑक्साइड होते हैं। तो बच्चों ये सारी कहानी है ऑक्साइडों की, ये आपको ध्यान रखनी है। अच्छा एक दो चीजें मुझे और बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइडों की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे कि मान लो लिथियम, अब लिथियम से यदि आप नाइट्रोजन तक गए, अब लिथियम क्या है? धातु, और नाइट्रोजन की तरफ जाओगे तो ये क्या? अधातु। जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाओगे, ये क्या है? बायां, और ये क्या है? दायां। जैसे जैसे आवर्त सारणी में आप बाएं से दाएं जाओगे, धातु से अधातु लक्षण बढ़ेगा, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है? अम्लीय होती है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर धातु से अधातु का लक्षण बढ़ता है। अच्छा एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखना, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की, अब आप भेज दिए, मैं काम कर दूंगा, और रुपए की जरूरत ना है तो कोई बात नहीं। तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती। क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती मतलब कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम से नीचे आता है सोडियम वर्ग में, सोडियम से नीचे आता है पोटेशियम। जैसे जैसे लिथियम से नीचे जाओगे सोडियम आएगा, सोडियम से नीचे पोटेशियम आएगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्या बढ़ेगी? ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। और जैसे जैसे बाएं से दाएं जाओगे तो ऑक्साइडों की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। मतलब कि Li2O, BeO, B2O3, CO2, NO2, इन सब की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती। तो बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, और क्षारीय प्रवृत्ति जो होती है वो ऊपर से नीचे वाले ऑक्साइडों की बढ़ती है। ये ध्यान रखना बेटा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे इस चैप्टर के जो कि मैंने आपको बताए हैं। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं, आइए।
चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विद्युत ऋणता के घटते हुए क्रम का सही समुच्चय। विद्युत ऋणता के घटते हुए क्रम का सही समुच्चय। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी, उसके बाद उससे कम किसकी और उससे कम किसकी। और यार फोटो व्हाट्सएप कर दे। चलिए मेरे ख्याल से आंसर तो निकाल लिया होगा आपने। आइए मैं थोड़ा सा आपको टेबल पर ले जाता हूँ। ये टेबल मैंने बताई थी। हाइड्रोजन और फास्फोरस की विद्युत ऋणता 2.1 है, हाइड्रोजन की 2.1, और लिथियम जो होता है बेटा, लिथियम की विद्युत ऋणता 1.0 है, सोडियम की 0.9 है। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती है क्योंकि आकार में बढ़ोतरी होती है। मैंने आपको ये बात बता रखी है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो विद्युत ऋणता घटेगी क्योंकि बाहरी कोशों की संख्या बढ़ती है, आकार में बढ़ोतरी होती है तो विद्युत ऋणता घटेगी। मतलब कि लिथियम की तुलना में सोडियम की कम हो जाएगी और लिथियम से ज्यादा हो जाएगी हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की हो जाएगी सबसे ज्यादा, फिर लिथियम, फिर सोडियम। चलो तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, घटता हुआ क्रम, तो हाइड्रोजन, लिथियम और फिर सोडियम। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, उससे कम लिथियम, उससे कम सोडियम। चलो क्वेश्चन नंबर 2। किसी बंध की ध्रुवता निम्न के द्वारा समझाई जा सकती है। बहुत बढ़िया। ध्रुवता का मतलब क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। किसी बंध की ध्रुवता निम्न के द्वारा समझाई जा सकती है। चलो ध्रुवता का मतलब क्या होता है। अच्छा, पृथ्वी के बारे में हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है बेटा दक्षिणी ध्रुव। सुना है ना आपने, क्या सभी बच्चों ने सुन रखा है, एक उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, सुना है। और ये दोनों ध्रुव एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत। एक उत्तरी सिरा है, एक दक्षिणी सिरा, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ, विपरीत है दोनों। इसी प्रकार से चुंबक के अंदर भी आपने सुना होगा, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है चुंबक में, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। सुना है ना, अरे सुना है ना। दो विपरीत ध्रुव जब भी कहीं पर उपस्थित हो तो इस गुणधर्म को हम बोलते हैं बेटा ध्रुवता उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होना, ध्रुवता। ध्रुवता मतलब कि दो विपरीत सिरे उत्पन्न होना। जब भी दो विपरीत सिरे उपस्थित हो तो इस गुणधर्म को हम बोलते हैं ध्रुवता। क्या बोलते हैं बेटा, ध्रुवता। चल मैं बात करता हूं ए बंध बी की। मैंने आपसे बोला कि यदि मान लो इस अणु के अंदर, इस AB वाले प्रजाति के अंदर B की विद्युत ऋणता, मान लीजिए B की विद्युत ऋणता ज्यादा है A से, मान लो B की विद्युत ऋणता A से ज्यादा है, मान लो, मानने में कोई पैसे थोड़ी नहीं लगते, मान लो, माना कि B की विद्युत ऋणता A से ज्यादा है, तो भैया क्या होगा, ये जो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ आकर्षित होंगे, B की तरफ आकर्षित होंगे। जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी उसी की तरफ ये B के इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसके ज्यादा नजदीक होंगे, ये इलेक्ट्रॉन B के ज्यादा नजदीक होंगे और A से दूर होंगे। जो अपनी तरफ आकर्षित करेगा, बुलाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चले जाएंगे, B के नजदीक चले जाएंगे, ये रहे B के नजदीक दो इलेक्ट्रॉन, और A से दूर चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में B पर हम लिखेंगे आंशिक ऋणावेश और A पर हम लिखेंगे आंशिक धनावेश। क्या लिखेंगे बेटा, A पर आंशिक धनावेश। इसका मतलब A और B की विद्युत ऋणता अलग अलग थी, B की विद्युत ऋणता ज्यादा थी, इसीलिए बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को B ने अपने नजदीक बुला लिया। तो B पर आ जाएगा ऋणात्मक आवेश, A पर आ जाएगा धनात्मक आवेश। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या उत्पन्न हो गई बेटा, यहाँ पर भी ध्रुवता उत्पन्न हो गई। दो विपरीत सिरे यहाँ पर उत्पन्न हो गए। आवेशों के अनुसार दो विपरीत सिरे उत्पन्न हो गए, एक प्लस सिरा दूसरा माइनस सिरा, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव दूसरा दक्षिणी ध्रुव।
जब भी दो विपरीत सिरे आपको कहीं पे दिखाई दे समझ जाना वह ध्रुवता उत्पन्न हो गई। जब भी दो विपरीत सिरे आपको दिखाई दे समझ जाना वह ध्रुवता उत्पन्न हो गई। जब भी दो विपरीत सिरे आपको दिखाई दे समझ जाना वह ध्रुवता उत्पन्न हो गई। आवेशों के अनुसार भी विपरीत सिरे आपको दिखाई दे तो वहां पर क्या उत्पन्न होती है? ध्रुवता। और ये ध्रुवता किस कारण उत्पन्न हुई? बी की विद्युत ऋणता ए से ज्यादा होने के कारण। विद्युत ऋणता बेटा, विद्युत ऋणता मतलब कि ध्रुवता किसके कारण उत्पन्न होती है? विद्युत ऋणता के कारण उत्पन्न होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। मूलिकन की विद्युत ऋणता के मापक्रम में काम में लिया जाता है। मूलिकन की विद्युत ऋणता के मापक्रम में काम में लिया जाता है। मूलिकन की विद्युत ऋणता में इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव को काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसका नाम है बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम बोलते हैं आयनन विभव। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आयनन विभव। तो ये है आयनन विभव और ये है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव, आई की जगह आप IP भी लिख सकते हो। ये दोनों इस्तेमाल करके आप विद्युत ऋणता निकाल सकते हो। तो आंसर आ जाएगा 3rd। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत ऋणता में न्यूनतम अंतर वाला युग्म है। आपको वो युग्म बताना है जिनकी विद्युत ऋणताओं में सबसे कम अंतर है। आपको वो युग्म बताना है जिनकी विद्युत ऋणताओं में सबसे कम अंतर है। चलो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता पॉलिग स्केल पर 4.0। मैंने आपसे बोला था कि फ्लोरीन से नीचे आता है क्लोरीन, एक अंक से कम कर दो। अगर ये 4.0 है तो इसको 1 से कम कर दो 3.0। कार्बन, कार्बन की अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, कार्बन की 2.5 होती है, सल्फर की भी 2.5 होती है और हाइड्रोजन की होती है 2.1। इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में 1 का अंतर है। इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में 0.4 का अंतर है। अगर याद ना हो तो हमने जो टेबल देखी वो देख लेना। फास्फोरस और हाइड्रोजन, फास्फोरस और हाइड्रोजन की कितनी है? बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। देखो फ्लोरीन की होती है 4.0, ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3.0। नाइट्रोजन से नीचे आते हो फास्फोरस, फास्फोरस की होती है 2.1। ऑक्सीजन से नीचे सल्फर पे आते हो, इसकी होती है 2.5। फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन पे आते हो, इसकी होती है 3.0। ध्यान रखना फास्फोरस की और हाइड्रोजन की समान होती है। तो फास्फोरस और हाइड्रोजन की 2.1 2.1, ये 2.1 है और ये भी 2.1 है। ये ध्यान रखना, चेक कर लेते हैं। चेक फास्फोरस, ये देखो फास्फोरस हाइड्रोजन की 2.1 2.1, इसका मतलब फास्फोरस हाइड्रोजन की 2.1 2.1, इनके बीच में अंतर कितना है? 0 का। कितना अंतर है? 0 का। सोडियम और सीजियम, यार सीधी सी बात है, सोडियम की 0.9 है और सीजियम की सबसे कम होती है जितना मुझे पता है। हाँ देखो सीजियम की 0.7 और सोडियम की 0.9, 0.9 और 0.7 में अंतर कितना? 0.2 का। तो 0.9 और 0.7, इसमें 0.2 का अंतर। तो सबसे कम अंतर कहां पर है? ये रहा, 3rd में अंतर सबसे कम है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो न्यूनतम विद्युत ऋणता रखने वाला तत्व है। न्यूनतम विद्युत ऋणता रखने वाला तत्व आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन, फ्रेंसियम सबसे कम विद्युत ऋणता रखने वाला तत्व है। मैंने आपसे एक बात बोली थी, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाओगे तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, सर्वाधिक फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक है। और ऊपर से नीचे आते हो तो विद्युत ऋणता घटती है। वहां पे जाओगे तो बढ़ेगी और नीचे आओगे तो घटेगी। मतलब सबसे कम विद्युत ऋणता किसकी होगी?
फ्रेंसियम की, सबसे कम। तो लिथियम से फ्लोरीन तक जाओगे तो विद्युत ऋणता बढ़ेगी, लेकिन लिथियम से फ्रेंसियम की तरफ आओगे तो विद्युत ऋणता घटेगी। मतलब कि सबसे कम विद्युत ऋणता फ्रेंसियम की होगी। 0.7 ध्यान रखना बेटा, 0.7 होती है इसकी। यहां तक की बात क्लियर। चले अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन 6। ये देखिए, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अधिक क्षारीय होता है? कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा क्षारीय है? बताइए बताइए बताइए, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? चलिए, कौन सा बच्चा सही आंसर देगा? चलिए, देख लिया, कर लिया। चल, ठीक है। ये क्या है? सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम का है, ये रहा सेलेनियम, इसका ऑक्साइड, बहुत बढ़िया। यहां क्या? एल्यूमिनियम, ये रहा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, बहुत बढ़िया। Sb2O3 एंटीमनी का है, एंटीमनी ये रहा Sb2O3। और बिस्मथ, बिस्मथ कहाँ है? ये रहा बिस्मथ। मैंने आपको ये बात बताई थी, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। याद है ना? कितने बच्चों को ये याद है? अगर आप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। मतलब कि आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा बेटा? 4। और बाएं से दाएं जाओगे तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। चलिए, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखो। सोडियम की आयनन ऊर्जा 5.1। आयनन ऊर्जा का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी वो कितनी है? 5.1। तो सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी कितनी होगी? अगर सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो 5.1 है, तो सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? उल्टा भाई, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 5.1 चाहिए, तो मुझे बताओ कि सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाने में कितनी ऊर्जा निकलेगी? 5.1 निकलेगी। इसका आंसर आ जाएगा -5.1। सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ही ऊर्जा सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाने पर निकलनी चाहिए। तो सोडियम की जो आयनन ऊर्जा है वो बराबर हो जाएगी सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉन बंधुता के। समझ में आया? तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उतनी ही ऊर्जा सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करवाने पर निकलती है। तो 5.1 आ जाए, ये हो जाएगा बेटा क्वेश्चन 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति की है? बहुत ही बढ़िया। मैग्नीशियम, मैंने आपको क्या बताया था? बेटा, मांगे, कार, सेंटो, बाप, राजी, बताया था ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे ऊपर बेरिलियम दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है और बेरियम दे रखा है। ऊपर से नीचे आओगे तो ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है मुन्ना, बढ़ती है, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। सबसे ज्यादा क्षारीय प्रवृत्ति बेरियम की हो जाएगी, मतलब कि इसकी ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। अगर ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी? अम्लीय प्रवृत्ति घटेगी। भाई सीधी सी बात है, अगर ऊपर से नीचे आओगे तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी? घटेगी। भाई क्षारीय प्रवृत्ति इसकी अगर सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या है? इसकी अम्लीय प्रवृत्ति सबसे कम है। याद रखना, क्षारीय प्रवृत्ति और अम्लीय प्रवृत्ति उल्टा उल्टा चलता है। अगर क्षारीय प्रवृत्ति नीचे आने पर बढ़ेगी तो नीचे आने पर अम्लीय प्रवृत्ति घटेगी।
इसका मतलब सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? बेरिलियम, क्योंकि नीचे आने पर अम्लीय प्रवृत्ति डिक्रीज होती है, नीचे आने पर अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। मतलब कि सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति बेरिलियम की हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा अम्लीय प्रवृत्ति बेरिलियम की, तो क्षारीय प्रवृत्ति तो हो जाएगी बेरियम की और अम्लीय प्रवृत्ति हो जाएगी सबसे ज्यादा बेरिलियम ऑक्साइड की। आंसर आ जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा सेकंड हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, अम्लीय प्रवृत्ति बोला, ठीक है। चलिए आते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 9 पे। Z बराबर 114 का हाल ही में आविष्कार हुआ है, निम्न में से कौन सा परिवार या वर्ग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होगा? चलिए बताइए, 114 वाला जो तत्व होगा वो किस परिवार से होगा और उसका विन्यास क्या होगा, ये बताना बेटा। चलिए 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 करिए इसको। हीलियम, मैं भी करता हूं, देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडॉन और ये 2, 10, 18, 36, 54, 86 और इसमें अगर 32 जोड़ दूं तो 118। ये रहा 118 वाला परमाणु जो कि वर्ग संख्या 18 में है। यहाँ आता है वर्ग 17, यहाँ आता है वर्ग 16, यहाँ आता है वर्ग 15, यहाँ आता है वर्ग 14। बहुत अच्छी बात है। वर्ग 18 में 118 तत्व, वर्ग 17 में 117 तत्व, वर्ग 16 में 116 तत्व, वर्ग 15 में 115 वाला तत्व, वर्ग 14 में 114 परमाणु क्रमांक वाला तत्व। तो 114 परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन से वर्ग में आ जाएगा? 14 में। और ये 14 वर्ग किसका है? 14 वर्ग है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड का। ये है बच्चों। चलिए ये वाला है कार्बन का, सिलिकॉन का। जब इस वर्ग का विन्यास क्या होता है? NS2 NP2, NH2 NP2, S में 2 P में 2, S में 2 P में 2, S में 2 P में 2। ये रहा भैया S में 2 P में 2, ये कार्बन परिवार का सदस्य है। आंसर आ जाएगा S में 2 P में 2। ये हो जाएगा बेटा, समझ में? चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त। इसके बाद हमें चैप्टर नहीं पढ़ना है, अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बेटा केमिकल बॉन्डिंग। चलो, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन की आयनन ऊर्जा क्रमशः 496, 737, 786 किलोजूल प्रति मोल है। एल्यूमिनियम की आयनन ऊर्जा ज्ञात करो। बहुत बढ़िया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर Z इफेक्टिव का मान बढ़ता है और आयनन ऊर्जा जो होती है वो Z इफेक्टिव के समानुपाती होती है। अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा भी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये बताओ। इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा सिलिकॉन की होगी, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है। सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा सिलिकॉन की और सबसे कम आयनन ऊर्जा सोडियम की। इसका मतलब बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर Z इफेक्टिव का मान बढ़ता है। तो भैया सोडियम से सिलिकॉन की तरफ जाओगे तो Z इफेक्टिव का मान इंक्रीज होता है, मतलब कि आयनन ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? इसकी सबसे कम, इसकी सबसे ज्यादा, लेकिन इसकी तुलना में मैग्नीशियम की और ज्यादा है। तो मैग्नीशियम से यहाँ पे और ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये उल्टा होता है। ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि मैग्नीशियम का विन्यास है 3s2 और इसका विन्यास है 3s2 3p1। मैं आपको ये बात बता चुका हूं, यदि कहीं पे पूर्ण भरा हुआ विन्यास होगा, यदि कहीं पर पूर्ण भरा हुआ विन्यास होगा
तो वो बहुत ज्यादा क्या होगा बेटा, स्थायी हो। पूर्ण भरा हुआ विन्यास बहुत स्थायी होता है बेटा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। पूर्ण भरा हुआ विन्यास बहुत ज्यादा स्थायी होता है। यदि पूर्ण भरा हुआ विन्यास बहुत ज्यादा स्थायी है तो इसकी आयनन ऊर्जा उससे आगे वाले परमाणु से ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे कम सोडियम की, ठीक है, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम की, फिर मैग्नीशियम की। तो एल्यूमिनियम की तुलना में मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। चलो, तो सोडियम की कितनी दे रखी है, सोडियम की दे रखी है, ये सोडियम की दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। सोडियम की हमें कितनी दे रखी है, 496। मैग्नीशियम की कितनी दे रखी है, 737, बहुत अच्छी बात है। सिलिकॉन की कितनी दे रखी है, 786, सिलिकॉन की दे रखी है 786। तो अब हमें बताना है एल्यूमिनियम की कितनी होगी। तो एल्यूमिनियम की इसकी तुलना में कम होती, इसकी तुलना में कम। तो एल्यूमिनियम की 737 से कम, 737 ये रहा, 737 से कम हो जाएगी, 577 किलो जूल हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए, तो ये आज का सेशन था बेटा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सर्वाधिक विद्युत ऋणता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और कोई नहीं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, सबसे अधिक परमाणु क्रमांक होता है। चलिए, छोटा मोटे क्वेश्चन छोटे मोटे कर ही होंगे। सबसे अधिक विद्युत ऋणता है भैया फ्लोरीन। ध्यान रखना, इसकी सर्वाधिक विद्युत ऋणता है। विद्युत ऋणता सर्वाधिक किसकी होती है, फ्लोरीन की। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। ये अंतर है, ध्यान रखना। सबसे अधिक परमाणु क्रमांक, अरे भैया नीचे आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, आयोडीन का सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक। तो आज हमने बच्चों क्या पढ़ा, आज हमने विद्युत ऋणता को पूरा समाप्त किया। पैनल पे आप होमवर्क देख सकते हैं। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है बेटा रासायनिक बंधन और आणविक